नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक कहानी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वो है अपना अपना भाग्य। महत्वपूर्ण कहानी है और सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ेंगे। अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी है। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जिनका जन्म कब हुआ? जिनका जन्म हुआ है 1905 में। ठीक, कब हुआ है? 1905, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैनेन्द्र के कुछ कहानी संग्रह को देख लेते हैं। क्यों कहानी संग्रह को देखना ज़रूरी है? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कहानी संग्रह, जो भी कहानीकार लगे हैं, जो भी नाटककार लगे हैं, उपन्यासकार लगे हैं, उनके रचनाओं को, कहानी, उपन्यास आदि को क्रम से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। जैनेन्द्र कुमार जिनकी पहले कहानी संग्रह का क्या नाम है? फांसी। ठीक, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह है फांसी, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कहानी संग्रह को क्रम से ही ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा जाता है ये कहानी संग्रह। फांसी 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या, ये तो कई बार पूछा गया है सिंगल क्वेश्चन कि नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह किसका है? तो जैनेन्द्र का। और नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब भी पूछा गया है कई बार, इसको ध्यान रख लेंगे। फांसी महत्वपूर्ण है। वातायन पूछा गया है। नीलम देश की राजकन्या पूछा गया है। पाजेब जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942। पाजेब का क्या मतलब होता है? तो पायल। ठीक, और ध्रुव यात्रा 1944। और उसके बाद है जयसंधि, ये भी पूछा गया है। जयसंधि किसका कहानी संग्रह है? तो ध्यान में रखेंगे, जयसंधि जैनेन्द्र का है। 1949 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैनेन्द्र के संबंध में देख लेते हैं। जैनेन्द्र जिनका असली नाम क्या था? आनंदीलाल। जिस प्रकार प्रेमचंद का वास्तविक नाम प्रेमचंद नहीं था, उनको वो नाम दिया गया था, ठीक, जमाना पत्रिका के संपादक द्वारा, उसी प्रकार जैनेन्द्र का भी वास्तविक नाम क्या था? आनंदीलाल। ठीक, और इनकी कहानियाँ या फिर जैनेन्द्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जानने योग्य है, परीक्षा में पूछा जाता है। व्यक्ति को महत्व देने वाले प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जैनेन्द्र किसे महत्व देते हैं, व्यक्ति को या समाज को? तो ध्यान में रखेंगे, व्यक्ति को महत्व देने वाले हैं जैनेन्द्र। ठीक, व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र पर फ्रायड के साथ साथ, फ्रायड का क्या है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक, फ्रायड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नज़र आता है। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ठीक, अगर आपने चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ा है, केवल रट के ही कोई परीक्षा नहीं पार कर सकते हैं। और यूजीसी नेट, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसे तो आप अब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं रट के। ठीक, तो सभी चीज़ें वहाँ समझना ज़रूरी है। जैनेन्द्र जो कि किसे महत्व देते हैं, व्यक्ति या समाज? तो व्यक्ति को। जैनेन्द्र पर किसका प्रभाव है? जैनेन्द्र पर फ्रायड का प्रभाव है। फ्रायड के साथ साथ उन पर गांधीवादी प्रभाव भी दिखता है। ठीक, और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नज़र आता है। किस पर? जैनेन्द्र पर। उन्होंने अपनी कहानी में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। जब व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, तो व्यक्ति को महत्व देने का तात्पर्य यही हो जाता है कि व्यक्ति के मन तक घुसना है। ठीक, हालांकि फ्रायड का प्रभाव है, फ्रायड का है मनोविश्लेषणवाद, तो वहीं से हम जान सकते हैं व्यक्ति की आंतरिक मन स्थिति कैसी है, उस पर ध्यान रखना है। ठीक, और उसी पर ध्यान देते हैं जैनेन्द्र। तो मानव मन की जो सूक्ष्म परतें हैं, उसका उद्घाटन करना ही इनके कहानी का उद्देश्य रहा है।
इन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथा वस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने कथा वस्तु को अंतर्मुखी और विश्लेषणात्मक बनाया, तो वह कौन थे, तो वह है जैनेन्द्र। ठीक। शिल्प के स्तर पर घटनाओं और चरित्रों की संख्या कम करते हुए, और शिल्प में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, घटना और चरित्र को क्या किया है, कम किया है। ठीक। घटनाओं की भरमार नहीं है, चरित्रों की भरमार नहीं है। चरित्र अर्थात पात्रों की भरमार इनकी कहानियों में हमें नहीं दिखेगा, बल्कि किस पर ध्यान देते हैं, बल्कि विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक। प्रतीकात्मक भाषा को महत्व प्रदान करते हैं और विश्लेषण को महत्व प्रदान करते हैं। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। ये पूछा जाता है, किसी का भी कोटेशन उठा के पूछने लग जा रहा है आजकल, ठीक है, कि इसके संबंध में किसका कथन है, ये वगैरह वगैरह। तो जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। किसने कहा है, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। क्या, जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। यही पूछ लेगा कि जैनेन्द्र मानव जीवन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। ये कथन किसका है, शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि आदि ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि कौन कह रहा है कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं, तो वह कहने वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक। आगे चलते हैं। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद से भिन्न स्त्री पुरुष संबंध को जो क्षेत्र चुना, उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। प्रेमचंद जो कि समाज को लेकर चलने वाले हैं, व्यक्ति को विशेष महत्व देने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही जैनेन्द्र आते हैं, जैनेन्द्र व्यक्ति को महत्व देने वाले हैं, और साथ ही इन्होंने अपने कहानी का विषय किसे चुना है, तो ये कहानी का विषय चुनते हैं स्त्री पुरुष संबंध को। ठीक। और ये विषय चुनने के कारण वो हमेशा से ही किस प्रकार के लेखक रहे हैं, विवादास्पद लेखक माने गए हैं। ठीक। जैनेन्द्र ने प्रेम में उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से भिन्न कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की है। जैनेन्द्र ने क्या किया है, प्रेम की उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम किया है। प्रेम में जो उत्सर्ग की भावना है, प्रेम में उत्सर्ग की भावना हमें किस में देखने को मिलेगी, प्रेम में उत्सर्ग की भावना हमें प्रसाद की कहानियों में, गुलेरी जी की कहानियों में, जो गुलेरी जी की कहानी भी एक लगी है, उसने कहा था, उनकी कहानियों में हमें क्या मिलेगा, तो प्रेम का उत्कर्ष देखने को मिलेगा। ठीक। लेकिन जो प्रेमचंद, जो जैनेन्द्र हैं, उनकी कहानियों में प्रेम में उत्सर्ग की जो भावना होती है, उसको क्या मिला, क्या किया उन्होंने, उसको कम किया और कहानी को कहाँ ले आए, वो सामान्य जीवन के निकट ले आए। ठीक। सामान्य धरातल पर उतारा, वास्तविक स्थिति जैसी है उस तरह उन्होंने अपनी कहानियों को चित्रित किया। और ये कथन किसका है, तो ये मधुरेश का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी कहानी माना है। जैनेन्द्र ने किसे, फोटोग्राफी को क्या माना है, अपनी पहली कहानी माना है। ठीक। किसे, फोटोग्राफी को। जबकि उनकी पहली कहानी खेल को माना जाता है। जैनेन्द्र ने स्वयं किसे माना है, तो फोटोग्राफी को माना है। ठीक है। लेकिन उनकी पहली कहानी किसे माना जाता है, खेल को माना जाता है, जो कि कहाँ प्रकाशित हुआ है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, तो वह है विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ है, खेल कहानी 1928 में प्रकाशित हुआ है। ठीक। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि जैनेन्द्र ने किसे अपनी पहली कहानी माना है, तो जैनेन्द्र ने अपनी पहली कहानी किसे माना है, फोटोग्राफी को। लेकिन आलोचक विद्वान किसे मानते हैं, तो वह मानते हैं खेल कहानी को। ठीक। जो कि विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1928 उसका प्रकाशन वर्ष रहा है।
अब उनकी कुछ कहानियों को देख लेते हैं, उनकी कहानी की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। उनकी एक कहानी है स्पर्धा। स्पर्धा कहानी इटली के विदेशी परिवेश एवं विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रखता है। बहुत महत्वपूर्ण ये यहाँ से प्रश्न बन जा सकता है कि जैनेंद्र की वह कौन सी कहानी है जो विदेशी पात्र हैं, जिसमें विदेशी परिवेश है, फिर भी उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्रांति और अहिंसा पर उसमें बहस किया गया है। किस पर? क्रांति और अहिंसा पर बहस किया गया है। किंतु पात्र कैसे हैं उसमें, परिवेश कैसा है, देश का वातावरण कैसा है, विदेशी है, पात्र भी विदेशी हैं, फिर भी क्रांति और अहिंसा पर उसमें बहस किया गया है। कौन सी कहानी है? तो स्पर्धा कहानी है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये, जो कि हमारा आज का केंद्र बिंदु भी है, आज हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। अपना अपना भाग्य में 10 वर्षीय गरीब और अनाथ पहाड़ी बालक के माध्यम से सामाजिक विषमता, झूठी दया एवं सहानुभूति कैसी है? सहानुभूति कैसी है? झूठी है। दया किस प्रकार की? झूठी दया, ठीक, सहानुभूति भी झूठी, तथा थोथी मानवता की पोल खोलकर रख दी गई है। किस कहानी में? तो अपना अपना भाग्य कहानी में। कितने वर्ष का लड़का है? 10 वर्ष का लड़का है। और कैसा लड़का है? तो पहाड़ी बालक है, ठीक। उसके माध्यम से उन्होंने समाज की जो विषमताएं हैं, समाज में जो विषमताएं व्याप्त है, झूठी लोगों में जो झूठी दया है, जो झूठी सहानुभूति है, थोथी मानवता की पोल खोल कर रखा है जैनेंद्र ने अपनी इस अपना अपना भाग्य कहानी में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उद्देश्य है, अगर पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना है कि समाज की जो विषमता है, झूठी दया सहानुभूति जो लोग दिखाते हैं, उसका पोल खोल कर रखा गया है अपना अपना भाग्य कहानी में। और किस प्रकार ये कहानी पढ़ने के दौरान हम देखेंगे। पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी है फांसी। ये पूछा गया है फांसी का विषय क्या है, ध्यान में रखेंगे, ठीक। पुलिस अधिकारी की बेटी का क्या नाम है? जुलेखा। और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी का वर्णन किस में है? तो फांसी कहानी में। जानवी कहानी किसी भी विचारधारा से परे है। उनकी जो जानवी कहानी है वो किसी विशेष विचारधारा को लेकर चलने वाली कहानी नहीं है। 2 चिड़िया, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सत इनकी प्रतीकात्मक कहानियां हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2 चिड़िया कहानी मन की अनसुलझी गुत्थियों का विश्लेषण करती है। ये व्यक्ति को लेकर चलने वाले हैं, व्यक्ति की मनःस्थिति को लेकर चलने वाले हैं। तो उसी प्रकार इनकी कहानियों का विषय भी मन की अनसुलझी जो गुत्थियां हैं उनका विश्लेषण करने वाली कहानी है ये 2 चिड़िया। अपनी प्रतीकात्मक कहानियों के विषय में उन्होंने कहा है, उन्होंने अर्थात जैनेंद्र ने कहा है, इन कहानियों में भाव प्रधान है, यथार्थ अप्रधान है, बाह्य गौण है, अंतः मुख्य है, आंतरिक प्रमुखता है, ठीक। दृश्य जगत अनुषांगिक, अदृश्य आत्मा लक्ष्य है। ये किसने कहा है अपनी कहानियों के विषय में? तो स्वयं जैनेंद्र ने कहा है, ठीक। मधुरेश ने इनकी ऐसी कहानियों को प्रतीकात्मक कथाओं के बजाय नीति कथाएं कहा है। ध्यान में रख लीजिएगा कि किसने इनकी कहानियों को प्रतीकात्मक कहानी ना कह के नीति कहानियां कहा है, तो वह है मधुरेश, ठीक है। आगे चलते हैं। जैनेंद्र और यशपाल दोनों ही विचारों से अपनी कहानियां बुनते हैं। अब जैनेंद्र के साथ साथ यशपाल को भी ध्यान रख लीजिएगा। ये कैसे हैं, कैसे लेखक हैं? ये विचारों से अपनी कहानियां बुनते हैं। नई कहानी के लेखकों ने विचार की इस सत्ता को एक ऐसी पठार की तरह देखा जो लेखक और वास्तविक जीवन के बीच अवरोध पैदा करता है। लेकिन इन दोनों ही लेखक की कहानियों में विचार के उपयोग की प्रक्रिया एक सी नहीं है। जैनेंद्र की कहानियों में विचार इनमें एक से नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैनेंद्र कहानियों में जीवन की वास्तविकता का वह जैसा है
तिरस्कार करके आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र वास्तविक और यथार्थ जीवन की अपेक्षा अवास्तविक और अमूर्त जीवन में गहरी रुचि रखते हैं। ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि जैनेंद्र जो हैं वह वास्तविक जीवन और यथार्थ की अपेक्षा अवास्तविक और अमूर्त जीवन में गहरी रुचि रखते हैं। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप वे क्रमशः वास्तविक जीवन से दूर होते जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा है? मधुरेश ने कहा है। उनकी रचना हिंदी कहानी का विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जैनेंद्र वास्तविक कहानी वास्तविकता यथार्थ से दूर हटकर कहाँ रुचि लेते हैं? अवास्तविक जगत में रुचि लेते हैं, अमूर्त जीवन में रुचि लेते हैं। इसी कारण क्या होता है? इसी कारण उनकी कहानियाँ जो है वास्तविक जीवन से दूर होती प्रतीत होती हैं। कथन किसका है? मधुरेश का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अब अपनी जो कहानी है अपना अपना भाग उस पर केंद्रित होकर, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि मैम उसके साथ कुछ कुछ कथन ले आइए वगैरह वगैरह, तो वो आप लोग के डिमांड के हिसाब से वो चीज़ें रखी गई थी। अपना अपना भाग है। जैनेंद्र कुमार, कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। किसने कहा है? जैनेंद्र ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ठीक, प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अपना अपना भाग्य है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। और किस पत्रिका में? तो वह है विशाल भारत पत्रिका। ठीक है, और किस में संकलित है अपना अपना भाग्य कहानी? तो वह हमने पढ़ा है, उनकी कहानी है, कहानी संग्रह है एक वातायन, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेंगे। यहाँ दो चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं कि जो अपना अपना भाग्य कहानी है, कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। ठीक, किंतु जो कहानी है किस कहानी संग्रह में है? वह है वातायन, और वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेंगे। वातायन जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? वातायन जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1931। अब वातायन जो कि कहानी संग्रह है, तो एक कहानी तो उसमें होगी नहीं। कौन कौन सी कहानियां हैं उसमें देख लेते हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य जो हमारा विषय है आज का, आज हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी, ये जितनी भी कहानियाँ हैं वो किस में संकलित है? वातायन कहानी संग्रह में। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस कहानी का संक्षिप्त में थोड़ा सार देख लेते हैं। कथा सार क्या है? मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग्य करती है। यह कहानी किस वर्ग की? तो मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति, ठीक, उस पर व्यंग्य करते हुए हमें ये कहानी देखने को मिलेगी। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। इस कहानी में जो विषमता व्याप्त है वह कैसी है? आर्थिक भी है और सामाजिक भी है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, शिक्षित मध्यम वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। ये स्वार्थपरता किसकी है? शिक्षित मध्यम वर्ग की है। ठीक है, गुलाम भारत की 20वीं शती में नैनीताल शहर का परिवेश है। भारत उस कहानी जो कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। उस समय तक भारत गुलाम रहा था, अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक, और कहाँ का ये शहर कहाँ का है? तो ये नैनीताल अर्थात उत्तराखंड का। ठीक है,
विशेष इसमें क्या है, विशेष क्या ध्यान रखने योग्य है, संवाद शैली का प्रयोग है। इस कहानी में किस शैली का प्रयोग है पूछा जाए तो संवाद शैली का प्रयोग है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है यह कहानी। ठीक, और इसमें जो बच्चा है वह कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का बच्चा है और कहाँ का, पहाड़ी बच्चा है। ठीक, यह एक विचार प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है, विचार प्रधान। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। अपना अपना भाग्य है इस कहानी का नाम, किंतु ये इस विचार का समर्थन नहीं करती है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुष से की गई है। यह भी एक विशेष है इनमें कि भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना किससे की गई है, अंग्रेज के स्त्री पुरुषों से। ठीक है, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य करती है यह कहानी। ठीक, किसकी, अंग्रेजों की चाटुकारिता। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। केवल एक पर केंद्रित नहीं है, बल्कि कितनी एक तरह से डाइवर्सिटी है इस कहानी में कि बेरोजगारी पर भी चित्रण है। इसके साथ ही वो भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना भी करते हैं अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से। अंग्रेजों की जो चाटुकारिता पर, जो अंग्रेजों के चाटुकार बन गए हैं लोग, उस पर भी व्यंग्य करती है यह कहानी। साथ ही समाज में जो विषमताएं व्याप्त है, वो आर्थिक हो या सामाजिक, उस पर भी व्यंग्य करती है। ठीक है, कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी इसमें किया गया है। क्या होता है, पहाड़ी लोगों पर किया गया अविश्वास, इसकी समस्या का भी चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। उल्लिखित स्थान, कौन कौन से स्थान उल्लिखित हैं, नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। नैनीताल की घटना है कहानी में। ठीक, होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है, ये हम कहानी के दौरान देखेंगे। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, पहाड़ी लड़का है जिसके कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पात्र में ध्यान रखेंगे कि जो पहाड़ी लड़का है वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। इसके साथ ही लेखक है और लेखक का मित्र है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो जैनेंद्र है वो घटनाएं और चरित्र को विशेष महत्व नहीं प्रदान करते हैं। तो चरित्र पात्र उतने ज़्यादा है नहीं, केवल लेखक है, लेखक का मित्र है और एक पहाड़ी बच्चा है 10 वर्ष का। इसके अलावा कुछ गौड़ पात्र हैं, कौन कौन, 2 वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखते हैं, लड़के का साथी है। ठीक है, जिसे उसका मालिक मार देता है। ये सभी चीज़ें हम कहानी पढ़ने के दौरान समझेंगे। अब आ जाते हैं हम विशेष रूप से अपनी कहानी पर केंद्रित होकर हम अपनी रचना को, अपनी सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, कहाँ चला गया, अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार की रचना है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। किस स्थान का जिक्र है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नैनीताल का जिक्र है। रुई के रेसे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते,
कभी सफ़ेद, फिर देर में अरुण पर जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाहते थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। किसका मैदान है? पोलो का। ठीक। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना और रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में कश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है, हमें एक एक चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। पीछे क्या था? पोलो का मैदान था। ठीक। और सामने क्या है? अंग्रेजों का प्रमोद गृह, जिसमें रसीला बाजा बज रहा है। ठीक। और पोलो में क्या खेल रहे हैं बच्चे? तो कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो हॉकी का खेल खेल रहे हैं। ठीक है। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकलता चला जा रहा हो। अधिकार गर्व से तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों में सजे घोड़े की बाग थामे वे पहाड़ी उनमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना दिया था और बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए थे। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगलियां पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के क्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी और न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ ही साथ ज़रा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक, निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारे घर की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गड़ाए कदम कदम बढ़ रही थी। ये हम क्या देख रहे हैं? हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया है? तुलना किया है भारतीय
स्त्री पुरुषों का अंग्रेजी स्त्री पुरुषों के साथ। ठीक, तो वही हम देख सकते हैं इस पैरा में। इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना और था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी द पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिल गया हो। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। कहाँ बैठा था लेखक? बेंच पर। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। फिर पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। अब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली की रोशनियां दीप मल्लिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैली हुई प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ और जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उसके प्रकाश को मानो एकत्र और पंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थीं। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे में आकर इन सबको गढ़ दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इन सफ़ेद पर्दों के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिख रही थी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। वह सब कुछ इस घनी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कुहरा हमने कभी न देखा था। क्या व्याप्त हो गया था? कुहरा व्याप्त हो गया था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किस घोंसले में जा छिपा था। अब वृहदाकार शुभ्र शून्य से कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही थी। हम अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। अब हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल में बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपना सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठो। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए।
5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए सब जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह ज़रा बैठना ज़रा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कुहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूर से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाकर। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दायां है न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का बच्चा है? 10 वर्ष का। गोरे रंग का है पर मैले से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा रहा है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे अभी भी कुछ नहीं देख रहा था। न नीचे धरती, न ऊपर चारों तरफ खुला हुआ कोहरा, न सामने तालाब और न बाकी दुनिया। वह सब अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं पर, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। लड़के का माँ बाप हैं लेकिन कहाँ हैं? 15 कोस दूर हैं गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रखता, मारता था, माँ भूखी रहती और रोती थी, सो भाग आया। क्यों भाग आया? क्योंकि खाने पीने को नहीं था, बाप मारता भी था। ठीक, माँ दिन भर रोती रहती थी, इसलिए वो छोड़ छाड़ के घर भाग आया है वो लड़का। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए थे। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इसके साथ एक साथी और था, वह क्या हुआ? लेकिन वो मर चुका है। मर गया? हाँ साहब, मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे।
मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। यहाँ से हम जान सकते हैं कि पहाड़ी लोगों के संबंध में जो लोगों में क्या है, अविश्वास व्याप्त है, उस संबंध में यहाँ लेखक बता रहे हैं। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी, सब खूब हैं। ऐरे गैरे को कौन नौकर बना लिया जाए? कैसे नौकर बना लिया जाए? अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी। जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट से कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेज जी में मित्र से कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास है। देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। ये ध्यान में रख लेंगे कुछ कुछ कोटेशंस, ठीक? तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोट को पार कर बदन में तीर सी लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलोसॉफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल। स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म करते चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर पर सवार होते ही थे कि समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। कितनी मार्मिक स्थिति है, आप समझ सकते हैं। लेखक ने कोट पहन रखा है, फिर भी उसको शीत लग रही है, और उस बच्चे ने तो कुछ पहना भी नहीं है, एक मैला सा कपड़ा पहन रखा था। और अंततः क्या होता है, वह पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर जाता है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़े की कमीज मिली। आदमी की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था।
पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। क्या हो गया था? हल्की हल्की बर्फ उसके शरीर पर चिपक गई थी और वो कैसी लग रही थी? जैसे कफन बन गया है, जो कि आदमियों से नहीं हो पाया कि वो एक वस्त्र दे दे ताकि वो बच्चा बच सके। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है और कहानी में हम देख सकते हैं किस प्रकार जो मध्यम वर्ग में क्या है, स्वार्थपरता व्याप्त है। लोग अपना देखते हैं, पहले 10 रुपये उन लोग से नहीं मतलब दिया गया। यहीं पर आके कहानी समाप्त हो जाती है और लेखक एक तरह से सोचने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक, यहीं पे कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।